बिहार से बंगाल, बीजेपी की खस्ता हाल। स्वागत और अभिनंदन कीजिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। हर महीने पीएम की यात्रा, बिहार में है एनडीए को खतरा। बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। चुनाव से पहले चर्चा शुरू, हकीकत दिखाकर सपने बेच गए मोदी। आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। बिहार चुनाव से पहले चुनावी प्रदेशों पर प्यार लुटाने वाले पीएम मोदी की धड़ाधड़ यात्रा शुरू है। इसी कड़ी में पीएम एक बार फिर बिहार आए तो अगले दिन प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में छपने वाली अखबारों के पहले पन्ने पर पीएम की सौगात की चर्चा में रंगे पुते अखबार नजर आए। कहीं 7,000 से अधिक करोड़ की योजनाओं का जिक्र तो कहीं बाबा सोमेश्वर नाथ के सहारे सावन में सनातनियों को साधने की कोशिश। लेकिन ना कहीं अखबार के पन्नों में बिहार की उपेक्षा करने वाले प्रधानमंत्री की बात दिखी, ना बिहार को उसकी हैसियत बताने वाले अमृत भारत ट्रेन की सच्चाई। बस क्या पीएम की सफल यात्रा वाली कहानियों में विफलताओं को बताना ही भूल गए? अगर जानना है तो इस रिपोर्ट को अंत तक देखिए। और ये विशाल जन समुदाय माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति अपने स्नेह, सम्मान, अभिनंदन और वंदन की भावनाओं को समेटे आज यहाँ एकत्रित है। और दरअसल बिहार चुनाव का बिगुल बजने से ठीक पहले पीएम मोदी बीते 1.5 महीने में तीसरी बार बिहार आए तो चुनाव जीतने के लिए सौगात की झड़ी लगा दिए और योजनाओं की घोषणा मात्र से ही बिहार को विकसित बनाने की हकीकत दिखाकर सपने बेच गए। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर सीधे निशाना साधते हुए विपक्षी राजनीतिक दल आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। पर बिहार में बढ़ते अपराध पर पीएम से कुछ बोलने की उम्मीद लगाई थी, वो धरी की धरी रह गई। लेकिन चिराग पासवान ने पीएम के बहाने राज्य सरकार को आईना जरूर दिखा दिया है। आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहां तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, कतई ये बात जायज नहीं, बट हाँ ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। खैर, पीएम की यात्रा यादगार बनाने के लिए जिस सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया वो व्यवस्था और साज सजावट सब विफल हो गई। जब भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए मिलने वाले पैसे में कटौती के बाद नाराज महिलाओं ने एक दूसरे पर खूब कुर्सियां चलाई, वहीं युवाओं को धोखा देने वाले भाषण से नाराज कुछ युवाओं ने पीएम को भाषण के दौरान काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल पीएम मोदी की यात्रा को सफल बनाने के लिए सिर्फ स्थानीय नेताओं को ही जोर नहीं आजमाइश करनी पड़ी, बल्कि सरकारी तंत्र का भी खूब उपयोग किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर गौतम कुमार और राजद नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर कानू ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप जो इतना जनसैलाब दिखा के, और बीजेपी वाले लोग कह रहे थे कि हमारा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, जनसैलाब आया था देखने के लिए। जनसैलाब नहीं आया था, सरकारी तंत्र का और सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ हर पूरे जिला के स्कूल को, हॉस्पिटल को, कोचिंग को, सबको बंद करके आदेश दिया गया था कि आप सब लोग आएं और भीड़ जुटाएं। ऐसे भीड़ जुटा था, गांव-गांव से रुपया दे के एक लोगों पर 500-500 रुपया देकर हर गांव से लोगों को उठाया गया था। कैसे सफल हुआ? आप कैसे बोल सकते हैं सफल हुआ? यहाँ डरा कर पूरे सरकारी कर्मचारियों को लेटर देकर बुलाया गया कि आपको सारे काम छोड़कर, चाहे आपके बीवी का तबीयत खराब हो या बच्चा का तबीयत खराब हो, आपको मेरे प्रोग्राम में आना है। इसे सफल किया जाता है? ऐसे सफल होता है? जाकर देखिए, पूरे ब्लॉक खाली था, पूरे मतलब रक्सौल का जितने भी सरकारी ऑफिस था सारे खाली पड़ा हुआ था। सारे डर के मारे सारे यहाँ का जितना भी सरकारी पदाधिकारी है वहाँ पे पहुँचे हुए थे। और
वहीं जहां एक तरफ पीएम ने मुंबई और मोतिहारी का जिक्र किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर रक्सौल का जिक्र नहीं किया, जिसे उपेक्षा की नजर से देखते हुए स्थानीय निवासी और समाज सेवी नूरुल्लाह खान और राजद नेता चंद्रशेखर ने पीएम के बहाने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चेतावनी भी दे दी है। पूछना चाहेंगे रक्सौल के उन फोटो खिंचवा गिरोह से कि उन लोगों ने मोदी जी से क्या सौगात लेके रक्सौल लौटे हैं। रक्सौल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखिएगा तो रक्सौल तो खाली हाथ मिला, कुछ सिर्फ निराशा मिला है और कुछ नहीं मिला। और ऊपर से मोदी जी ने जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण में मुंबई है और उत्तर में मोतिहारी है, तो हम लोग कहाँ हैं? क्या हम लोग नेपाल में हैं? रक्सौल कहाँ खड़ा है? रोटी किनारे से खाई जाती है और रक्सौल भी किनारे पे है। चुनाव में रक्सौल की जनता बताएगी कि रोटी किस तरह से किनारे से तोड़ के खाई जाती है, या आने वाले समय में फोटो खिंचवा गिरोह के लोगों को पता चल जाएगा। और बहुत दुख की बात है कि हमारे रक्सौल और बेतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद और विधायक जी जो 20 साल से हम लोग ढो रहे हैं, उन लोगों ने रक्सौल के बारे में कुछ मांगने का कोशिश नहीं किया। यहाँ तक कि स्टेज पे खोजते रह गए, नहीं दिखाई दिए। बहुत दुख लगा है मुझे। वैसे तो पीएम ने 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा की, लेकिन जाते जाते अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बिहार को उसकी औकात दिखा दिया। अब समझिए कैसे। पीएम मोदी ने सिर्फ बिहार को अमृत भारत ट्रेन की सौगात दी, जो बिहार में रोजगार देने और पलायन रोकने का साधन नहीं, बल्कि मजदूरों को बिहार से ढोने का बड़ा जरिया बनेगी। कैसे, इसे समझिए। पीएम ने जिस अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, उसमें एसी कोच की कोई सुविधा नहीं है। ये ट्रेन सिर्फ स्लीपर और जनरल बोगी कोच से बनी हुई है, जिसमें रसोईया यान भी नहीं है। इस ट्रेन में सुविधा के नाम पर सीसीटीवी, मोबाइल चार्जर, बोतल होल्डर और बायो टॉयलेट जैसी सुविधा का बड़ा दावा किया जा रहा है, जो सुविधा किसी बड़े या बिजनेस क्लास के लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन मजदूरों को पलायन करने के लिए बड़ा जरिया बन सकता है। ये रेल सेवा बिहार वासियों की रेल यात्रा को निश्चित ही सुगम और आनंददायक बनाएगी। ये अमृत भारत ट्रेनें किफायती भी हैं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त भी हैं। खैर, रोजगार, पलायन और शिक्षा पर मुंह छिपाने वाली राजनीतिक पार्टियों के बीच पहली बार एजेंडों में ऐसी बातें हो रही हैं, तो ये तय है कि इस बार जनता का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई जमीनी स्तर पर कितनी होगी, इसे अभी देखने में वक्त लग सकता है। न्यूज़ टुडे के लिए रक्सौल से ब्यूरो रिपोर्ट।